याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन देखो ये है, इसमें बताना है कौन सी अपक्रिया जो है शून्य कोटि की है। फर्स्ट है CH3COO C2H5 प्लस NaOH गिव्स CH3COO Na प्लस C2H5OH। सब बताओ ये कौन सी क्रिया किस कोटि की है, निकालो सब लोग, करो दिमाग लगाओ, बताओ। दूसरा बताओ। दूसरा बताओ। नहीं अभी करना है इसको। पहला वाला देखो, पहला वाला बता कौन सा क्रिया है, प्रथम। वो भी एक अणु होता है, वैसे प्रथम ही है ये प्रथम कोटि है, ठीक। दूसरा भी क्या है, प्रथम कोटि है। इसका तो मुझे भी नहीं पता है कौन सी कोटि का है, नहीं इसको बताया नहीं जा सकता। वैसे एसिड बेस रिएक्शन है ना, इसका निकालना इम्पॉसिबल वैसे मेरे हिसाब से है नहीं। हाँ याद रखो, देखो ये NaOH है ना, ये क्या वाटर। जब ना याद देखो बताए थे, जब एस्टर का ना रिएक्शन NaOH वाटर से कराते हैं, देखने में वो 2 लगता है लेकिन रहता है एक ही। क्योंकि ना इसमें पानी की सांद्रता बढ़ाने घटाने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी अगर कोई रिएक्शन ना, अगर जितने हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन होते हैं, जल अपघटन वाले, तो जल अपघटन करवाते हैं तो पानी की सांद्रता तो नॉर्मल पानी, देखो पानी तो पानी रहता है, उसमें कौन सा कोई, क्योंकि प्योर वाटर रहता है ना, वो तो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, सोल्यूशन तो है नहीं। तो कंसंट्रेशन मतलब इसकी चाहिए इतना कम ज़्यादा करो, रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो केवल इस एक की वजह से, ये एस्टर की वजह से। ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी है। तो पहला ये दूसरा वाला जो है तो ये हमेशा ये प्रथम का भी है, ये जो ये वाला ये प्रथम ये भी है, लेकिन इसका एक नाम सब जानते हैं क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, आभासी, ठीक है। मतलब आभास तो होता है ये 2 का, लेकिन रहता एक ही है, ठीक है ना। ये वाला ये तो निकालना वैसे है नहीं, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन मुझे लग रहा है ये वाला रिएक्शन है शून्य कोटि का, इसको याद रखो। क्योंकि ये दोनों रिएक्शन सनलाइट में होता है। जो कोई रिएक्शन ना सनलाइट में हीट करने पर ये सब होते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, शून्य कोटि वाले होते हैं। समझ आई नहीं है तो याद रखो। देखो उसमें एग्जाम्पल कुछ हैं बुकलेट में, उसको याद करो, ठीक। चलो कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें। देखो एक क्वेश्चन ये है, देखो ये आया है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो लक्षण याद कर लेना, इसको कल सुनेंगे, ठीक, कल याद करके आना, समझ आया। कल शून्य कोटि के 5 लक्षण, 4-5 लक्षण, अब प्रथम कोटि के 4-5 लक्षण याद करके आना, ठीक है। हाँ, शून्य कोटि प्रथम कोटि दोनों। और एक क्वेश्चन देखो ये है, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु काल कितना है, 4 मिनट है। देखो इस क्वेश्चन में मान ली तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड एक कोई अपक्रिया है, प्रथम कोटि की अपक्रिया है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अर्ध आयु काल दिया है, मतलब T½ दिया है 60 मिनट, ठीक। और कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, कितने टाइम पर ये 90% पूर्ण हो जाएगी। मतलब वो टाइम T बताना है, जब वो 90% पूर्ण होने का मतलब कितना परसेंट बचेगा, 10%, यानी कि जो 80 है वो कितना रहेगा, 10%। फाइनल कंसंट्रेशन 10% बचेगा, और यही निकालना है T का मान। कर लोगे इसको, करो चलो। हाँ फर्स्ट ऑर्डर है, निकालो जल्दी से।
यहाँ से क्यों नहीं लगेगा? इससे के निकालो, पहले के निकालना पड़ेगा ना, पहले के निकालोगे तब टी निकलेगा। पहले के निकाल लो, फिर उसके बाद ये लगा दो, टी बराबर कितना होता है 2.303 अपान के की वैल्यू दी गई है 693 डिवाइड बाई log 190 माइनस 10 100 माइनस 90। log 10 का मान कितना होता है 1। बस यही इतना हल कर लो फिर। ये इतना हल करना है, इसको दशमलव दशमलव चाहे काट भी सकते हो, इतना मल्टीप्लाइड इतना, यही करो, यही करना पड़ेगा ना। कितना आया सबका? आंसर इसका तो है नहीं, वैसे निकालो, देखो कितना आ रहा है। ठीक है, ये है। चलो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। इसमें समपरासारी विलयन बताना था ना, इसको करवाए थे ना एक दिन अभी, बोलो। पहला क्वेश्चन हो गया था ना समपरासारी विलयन, ठीक है, हुआ था ना ये, निकालना आता है, बोलो। समपरासारी विलयन पता करना आता है, निकालना आता है नहीं सबको, बोलो। चलो ये करके दिख, चलो ये बता दो, 0.5 मोलर MgCl2 और दूसरा है 1.0 मोलर KCl। निकालो इसका, तो देखते हैं, बताओ ये समपरासारी विलयन होगा कि नहीं होगा। क्या ये समपरासारी विलयन है? ए शोर मत करो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी की। चलो सोनी हो गया, कर ली, नहीं आ रहा है, कब करोगे?
बताना है ये समपरासारी विलयन है कि नहीं। समझ आ गया कि नहीं आया ना। चलो इधर देखो, इधर देखो, अभी एक दिन इसको समझाए थे। MgCl2 है ना, इसको ब्रेक करो। MgCl2 को अगर आयोनाइज करोगे तो किस MgCl2 है ना, तो किस में ये टूटेगा, Mg+2, उसके बाद 2Cl-, सही बनेगा ना। कितने आयन बन रहे हैं, एक यहाँ पे, दो यहाँ, 2 1 3, तो इसमें आयन कितने 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, कितना आया 1.5 आएगा। ठीक, चलो इसका निकाल के देखो। KCl को ब्रेक करो, KCl को अगर ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, K+Cl-, कितने आयन बन रहे हैं इसमें 2, इसको मल्टीप्लाई करो, इसकी मोलैरिटी कितनी है 1, कितना आएगा 2। कौन वैल्यू बड़ी है ये ना, तो इसका देखो क्या होगा वैल्यू परासरण दाब इसका ना ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसका परासरण ज़्यादा मिलेगा, इसका कम मिलेगा। अगर ये वैल्यू दोनों सेम आती तो हम कह सकते थे क्या है ये समपरासारी, अगर ये दोनों सेम होती तब। समझ नहीं आया, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन इसको समझाए थे भी एक दिन। दूसरा देखो, दूसरे में क्या दिया है, 4 धातु हैं ABCD। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन था ये, फर्स्ट का था ये तो करवा दिए थे, उसी एग्जाम्पल था एक। ठीक है, खा में देखो क्या है, 4 धातुएं दी गई हैं, कौन कौन सी, ABCD। ठीक है, 4 धातुएं क्या है ABCD, और इनका इलेक्ट्रोड विभव दिया है। पहले का कितना दिया है बोलो, +1.5 वोल्ट, दूसरे का कितना है -2.0 वोल्ट, उसके बाद +0.34 वोल्ट, उसके बाद क्या है -0.76 वोल्ट। तो देखो इलेक्ट्रोड विभव दिया है, इलेक्ट्रोड विभव कौन सा है, ये दरअसल जो लिखा जाता है अपचयन विभव खास करके। ठीक है ना, तो ये अपचयन विभव होगा, वैसे इसमें दिया नहीं है, लेकिन जनरली अगर दिया रहता है तो कौन सा रहता है, अपचयन विभव। तो इसको ना अगर याद करो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी ना, इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक श्रेणी याद है, क्या होता है, लीके, बासर, काना, मांगे, आलू, मंजनकर, फिकटकोनी, सुनो प्रभु, हमको होगा आगे पता, और ना यही था। देखो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -0.34 क्या शायद ऐसे कुछ होती है, 3.4 बोल, और 0.4 रहती है 4 पक्का 3.04। चेक करो पहले, देखो है किसी के पास नोट्स, देखो कितना है। हाइड्रोजन का होता है 0.00 वोल्ट, इसके ऊपर वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव होती है, इधर नीचे वाली निगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। हाँ -3.02, चलो ये होता है, और ये होता है +2. बोलो गोल्ड का कितना है 1.50। याद रखो इसको, माइनस में ऐसे ना ये छोटा होता जाएगा। ठीक, मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस 3 याद रखो, लिथियम की, हाइड्रोजन की और गोल्ड की। ठीक है, ये 3 वैल्यू याद रखो। तो जैसे जैसे ना क्या होता है, वैल्यू बढ़ती जाती है। क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं, एप्लीकेशन देखो इसका बताए थे ना। देखो लिथियम क्या होता है, ऑक्सीडाइज बहुत फास्ट होता है ना, है कि नहीं। तो मतलब ऑक्सीकृत होने की टेंडेंसी लिथियम की सबसे ज़्यादा, इसकी सबसे कम। मतलब ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, कैसे होती है, ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगी, क्या होगी, घटेगी, नीचे जाओगे तो घटेगी। अगर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटेगी तो अपचयित होने की प्रवृत्ति उल्टा बढ़ेगी। मतलब कौन जल्दी अपचयित होगा, ये। कौन जल्दी ऑक्सीकृत होगा, ये। तो बताओ अपचायक कौन अच्छा होगा, अपचायक गुण बढ़ेगा घटेगा। जो ऑक्सीकृत जितना जल्दी होता है ना उतना अच्छा अपचायक माना जाता है, तो मतलब अपचायक गुण भी घटेगा।
ना, लेकिन ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा, ठीक है ना, सही बात बोलो। जो जल्दी ऑक्सीकृत होता है वो दूसरे को अपचित कर देता है ना, मतलब अच्छा अपचय ये है। और अच्छा ऑक्सीकारक कौन, ये वाला है। धात्विक लक्षण घटता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखें क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है घटती हुई सक्रियता निकालना। सक्रियता क्या होती है, घटती है। सक्रियता जो है ऊपर से नीचे क्या होती है, घटती है। ये भी क्या होगी, घटेगी। सब जगह सक्रिय कौन होता है, लिथियम। तो अब कह रहा है इसमें इसकी देखो, इसमें मेटल नहीं दिया है, तो मेटल चाहो तो अगर वैल्यू सबको याद हो तो ऐसे पता कर सकते हैं। वैल्यू देखो 1.5 ये गोल्ड है कि नहीं, और ये 3.4 ये लगभग यही आएगा, या फिर वगैरह, या फिर क्रोमियम कोबाल्ट यही सब मिलेंगे। ये शायद एफी है क्या, मेरे हिसाब से एफी का शायद ऐसे कुछ होता है। तो चलो छोड़ो, इसको वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, बस ये इतना याद रखो, बाकी पता चल जाए अपने आप। सक्रियता किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू जितनी कम सक्रियता उतनी ज़्यादा। तो बताओ इसमें ज़्यादा सबसे सक्रिय कौन सा होगा, सबसे कम वैल्यू किसकी है, बी की ना। तो सबसे सक्रियता कम किसकी होगी, बी की ना, नहीं सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी ना। माइनस में देखो वैल्यू जितनी ज़्यादा सक्रियता उतनी ज़्यादा ना, माइनस वैल्यू जितनी ज़्यादा सक्रिय ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होगा, बी होगा। तो बी सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा। बी के बाद डी माइनस में है, फिर प्लस वाला ये वाला सी, उसके बाद ए। तो सक्रियता श्रेणी ऐसे होगी, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में पलट दो, ऐसे कर दो। ए से बड़ा सी, सी से बड़ा डी और डी से बड़ा बी। ये बढ़ता क्रम है और ये घटता क्रम है। समझ आई नहीं आया। तो इसमें ऑप्शन दिया था घटता हुआ क्रम दिखाना था, तो घटता हुआ क्रम कौन सा है, बी डी सी ए, बी डी सी ए। इसमें तो यार ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा हाँ है, तो ठीक है बी डी सी ए। समझ आई नहीं आए, बोलो। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शून्य कोटि की अभिक्रिया बताना है। ये तो बता ही दिए थे ना, बताए थे ना इसको, बोलो। शून्य कोटि की अभिक्रिया बताए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चलो इसमें हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें H2Cl2 ना, हाइड्रोजन क्लोरो सनलाइट में होता है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलो उसके बाद क्या है, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पे क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा सबको। कॉपी निकालो, पेन निकालो, चलो शुरू हो जाओ। क्वेश्चन है फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। फिनॉल है ये HNO3, इसको गर्म करना है। चलो गर्म को रिएक्शन करके दिखाओ जल्दी से। करो 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 पहले करो तो। देखो इसमें ऑप्शन भी है, ऑप्शन लिख दें। पहला बोला है क्लोरीटोन, ठीक, क्लोरीटोन। दूसरा ऑप्शन है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। दूसरा है, तीसरा मेथॉक्सीबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन, और चौथा है बेंजीन। इन चारों में से कौन सा बनेगा। हो गया सबका, देखें तुम्हारा देखें, तुम्हारा देखें, तुम्हारा देखें, तुम्हारा हो, तुम्हारा सबका गलत, किसी सही नहीं है। तुम्हारा देखें, सोनी का भी गलत। अब ये तुम्हारा देखें, नहीं तुम्हारा भी गलत। ये देखो, अरे यार रिएक्शन का मतलब रिएक्शन पढ़ना बहुत तुम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो देखो इधर, इसको क्यों देखो, इधर देखो, इधर देखो, चलो इधर ध्यान दो, याद रखो इसको, ध्यान समझना। ये है बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन पर क्या प्रेजेंट है, OH, क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल। तो इसका अगर हम रिएक्शन करा दें HNO3 से, ठीक, हीट कर देना, तो ये पता है कौन सा रिएक्शन देता है, नाइट्रेशन ना, बोलो। नाइट्रेशन अगर जब देता है तो इसको ना एक चीज़ इसमें दिखाया नहीं जाता, वैसे क्या लेते हैं, H2SO4 भी रहता है ना इसमें, इसको H2SO4 की प्रेजेंस में कराया जाता है वैसे नॉर्मली। ये किस में टूटता है, OH माइनस में और NO2 प्लस में, किस में,
NO2 प्लस में। तो NO2 जब प्लस बनता है, देखो ये क्या प्लस M ग्रुप है ना, ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस M। तो प्लस M क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ाता है, यहाँ बढ़ाता है, यहाँ बढ़ाता है, 3 जगह। तो इसमें नाइट्रो या तो आर्थो पे लगा है, तो अगर देखें तो एक हिसाब आर्थो पे या पैरा पे लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, आर्थो पे ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब क्या बनना चाहिए, ऐसे ऐसे ना, OH, यहाँ पे क्या लग जाए N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इस पर क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना। देखो ये इसको अगर ऐसे कर दें, इसको यहाँ हटा दें, इसको यहाँ हटा दें, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, निगेटिव चार्ज। देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है ना ऐसे, ठीक। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बनना चाहिए ना ऐसे। लेकिन तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, है क्या कोई, बोलो। नाइट्रोफिनॉल है कहीं पर, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है ही नहीं। तो मतलब फिर एक काम कर दो, देखो ये गर्म करना है ना, ये तब बनता है जब ये गर्म करने की बात ना हो तब, ठीक। लेकिन अगर ये गर्म कर दोगे तो ये आर्थो के अलावा कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पे भी जुड़ेगा, और दोनों आर्थो पे जुड़ जाएगा। मतलब ये रिएक्शन रुकती नहीं है, जब गर्म नहीं करना रहता है तो एक स्टेप में ना रिएक्शन रुक जाती है। आर्थो या पैरा, आर्थो पैरा दोनों बना सकते हो, मैं एक ही बनाया था केवल ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों आर्थो पैरा जो हैं दोनों बना सकते हो, कब, जब ये गर्म ना किया जाता तो एक स्टेप पर रिएक्शन रुक जाए। लेकिन जब गर्म करते हैं तो अब क्रिया काफ़ी स्पीड से चलती है, और ये आर्थो के अलावा ये क्या बोलते हैं, दोनों आर्थो वाला पैरा वाला दोनों पे नाइट जुड़ जाता है। और दोनों पे जुड़ने के बाद इसका नाम तो सुना होगा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और बताए थे जो नाम है दिखता नहीं है, एसिड से सबको एसिड का नाम सुनते ही ना लगता है COH होगा इसमें COH नहीं, लेकिन एसिड का पप्पा है ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पप्पा है, मतलब उससे ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों, एसिडिक, देखो पहली बात तो फिनॉल ही एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब इसमें से H+ निकलता है तो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। और ऊपर से देखो 3 क्या लगे NO2, ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, खींचने में बहुत ही उस्ताद होते हैं, ये भी खींचता है, ये भी खींचता है। इस वजह से ये जो माइनस चार्ज बनता है H+ निकलने के बाद, उसकी स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो जो नॉर्मल एसिड होते हैं छोटे मोटे ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा स्टिक हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। H2SO4 केवल ना इसको ब्रेक करने के लिए यूज होता है, ताकि HNO3 को OH- NO2+ में ब्रेक कर सके, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी ये रिएक्शन नहीं होगी ना। जब गर्म करने की बात आए तो वो जल्दी दिखाते नहीं, लेकिन लेते हैं इसको, ठीक है ना। अरे यार गर्म करोगे तो क्या होगा, गर्म करो तब भी ये टूटेगा किस में, H+ में, और NO2- टूटेगा ना यार, सॉरी NO3- इसमें टूट जाएगा ना। और जब अगर ये H+ और NO3- में जब ब्रेक होगा तो रिएक्शन कहाँ से होगी, ये वाली। फिर तो एक ही रिएक्शन पॉसिबल है क्या, सीधा ये जाकर यहाँ पे अटैक करे, लेकिन वो बनाएगी क्या, बेंजीन को थोड़ा तोड़ सकता है, बस यही कर सकते हैं इसको हटा के, लेकिन कुछ बनेगा नहीं ना, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है। समझ आई नहीं है, इसको याद रखो, नाम याद रखो क्या, पिक्रिक एसिड। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्या, लगभग हर बार तो आता है मेरे हिसाब से, कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, ठीक है। सर जब गर्म करने की बात ना करें तो वहाँ पे एक जगह देखो, अगर जब गर्म करने की बात ना करें, जब बोले कि ना H2SO4 सांद्र बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, तब केवल एक बार रिएक्शन कराना है। लेकिन कह दे कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और गर्म भी कर रहे हो तो फिर तीनों पे, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, पहले एक बार कराओ HNO, ठीक है ना, HNO3 से एक बार कराओगे तो पहले जैसे मान लो आर्थो बन गया, फिर दोबारा कराओगे तो क्या बनेगा, पैरा बनेगा, फिर तीसरी बार कराओगे तो फिर एक आर्थो फिर जाके जुड़ जाएगा। तो ऐसे 3 बार में चाहे करा दो, ठीक है ना। मतलब अगर गर्म ना करते, ठीक, और H2SO4 हम डाइल्यूट ले लेते तो रिएक्शन होती एक ही बार होती, लेकिन सांद्र ले लेते हैं ना तो आगे भी चली जाती है रिएक्शन, और गर्म कर देते हैं तो जाती ही जाती है। समझ आई नहीं आया, बोलो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्या याद रखोगे, बेंजीन के ऊपर OH और आर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप, तो क्या होगा, पिक्रिक एसिड। या फिर ऐसे बोल सकते हो आर्थो पैरा, या ऐसे बोलो ना ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलते हैं, IPC नाम लिखो, क्या बनेगा ये, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नंबरिंग करना चाहो तो ऐसे कर दो, ये हो जाएगा 1, OH क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, क्या नाम दोगे इसका, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीनॉल, क्या बेंजीनॉल, ठीक है ना। समझ आई नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बताया भी है, फिर भी भूल रहे हो, याद रखो। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दे इसको। चलो इधर देखो, कह रहा है एमाइड से एमीन बनाना है। देखो कह रहा है एमाइड से क्या बनाना है, एमीन। एमाइड का फार्मूला क्या होता है,
RCONH2। एमाइड से एमीन बनाना मतलब RNH2। बताओ कौन कौन सा, बहुत सारे तरीके पढ़े हो ना, तो लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन, क्या ऐसे करा सकते हैं क्या, Br2 और उसमें डाल दें KOH, या फिर इससे बनेगा K2 ले लें, K2Cr2O7 और उसमें डाल दें क्या H2SO4, या फिर थर्ड से करा सकते हैं HCl के साथ ZnCl2 ले लें, या फोर्थ ऑप्शन NaOH में मिला दें CaOH का होल ट्वाइस। कह रहा है इन चारों में से ऐसा हम क्या मिलाएं कि ये चीज़ बन जाए। ठीक, चलो बताओ, पहले तुम बताओ कौन सा होगा। दूसरा, तुम बोलो, तुम पहला, तुम बोलो पहला, तुम बोलो, दूसरा तुम बोलो, पहला दूसरा पहला। अरे अवरो आगे बढ़ो, अवरो दिख रहे हैं अच्छे अच्छे रीजन, बोलो, तुम बताओ, तुम बताओ सोनी, पहला, अभिजय तीसरा, चलो देखते हैं। सब लोग तुक्का लगाए हो ना। चलो एक रिएक्शन याद करो, ये पता है ये नेम रिएक्शन है, कौन सी, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाँ, ब्रोमामाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन याद करो। देखो ये ब्रोमीन दिख रहा है, ये एमाइड दिख रहा है, तो ज़रूर ये ब्रोमामाइड होगा। ठीक है, और हॉफमैन ब्रोमामाइड में एक कार्बन कम हो जाता है और एमाइड से एमीन बन जाता है। कार्बन कम करने का तरीका भी है ये। ठीक, रिएक्शन कैसे होगा, देखो एमाइड का फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है RCONH2। इसको ऐसे ओपन करो, ऐसे ऐसे कर दो, उसके बाद क्या लेते हैं Br। ठीक है, Br को वैसे इसको तो बताए थे ना कैसे बनता है। इसको थोड़ा सा ना मुझे घुमाना पड़ेगा, ऐसे ना लें, ऐसे कर दें, RC≡O≡NH2। ठीक, ये ले लिए, और इसमें क्या मिलाना है हमको, KOH। ठीक है, और Br2 है, Br2 को ऐसे लिख दो, Br सिंगल बॉन्ड Br। यही है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। नेम बताए थे ना, नेम रिएक्शन बहुत आते हैं, और नेम रिएक्शन ही ना याद तैयार करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। नेम रिएक्शन तैयार करो सारे। अब देखो क्या बनेगा, इधर देखो ये निकल गया K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और क्या निकला 2 HBr, बचा क्या RNH2, बन गया क्या एमीन। यही तो बनाना था हमें। क्या निकला इसमें से, HBr निकाल दो। ठीक, और साथ में क्या निकाल दो, K2CO3, तो डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाता है इसमें से। याद रखो, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो कैसे पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। है नेम रिएक्शन नहीं है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, वैसे नेम रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, 1-2 दिन का रहेगा लेक्चर, पूरा करवा देंगे सारा। ठीक है ना, इससे पता चलेगा रिएक्शन कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद जहाँ दिक्कत होगी उसको करवा देंगे, इसे बीच बीच में रिवीजन करवा देंगे। समझ आई नहीं आया, याद रखो हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ब्रोमामाइड ब्रोमीन रहेगा, एमाइड रहेगा, और बनेगा एमीन। ठीक, क्या बनेगा, एमीन बनता है। कार्बन छोटा हो जाता है, एक कार्बन गायब हो जाता है। ठीक है, समझ आई नहीं आया, तो याद देखो। अब क्वेश्चन ऐसे रहेगा नेम रिएक्शन, लेकिन वो अलग अलग तरीके से बना के पूछता है। ठीक है, ये वाला होगा ऑप्शन। ठीक है, पहचानोगे, ऐसे प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तैयार हो जाएंगे अपने आप। समझ आई नहीं है, देखो देखो क्या क्या चीज़ें दी गई इस रिएक्शन की। ब्रोम देखो ये दिखते ही याद आ जाएगा, ब्रोमामाइड है, ब्रोमीन है। ठीक, किसमें किसमें उसमें, अरे तो इन्हीं चारों में से करना है ना यार, इन्हीं चारों में से देखो, इससे ये बनाना है एमाइड से एमीन, तो यही वाला है, यही वाला नहीं बन जाएगा। अब इसीलिए बोले ना नेम रिएक्शन, अगर ये याद रहेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड में एमाइड लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं, तो एमीन बनता है। अगर ये याद रहेगा तो अपने आप हो जाएगा। समझ आई नहीं है, चलो नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन का नाम बताओ। राइबोफ्लेविन, ये तो विटामिन वाला क्वेश्चन है, बुक है किसी के पास, चेक करो कौन सा है। विटामिन B1 को बोलते हैं, B2, B6, B12 किसको बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इसमें देखो सब लोग एक काम कर लो, देखो अभी ये तो 10th की बुकलेट होगा ना, 10th का एक बनवाए थे ना, उसमें देखो सारे विटामिन के नाम, ठीक है, उनके स्रोत कहाँ पाया जाता है ना, कमी से कौन सा रोग होता है, और रासायनिक नाम, सूत्र सब लिखवाए थे। एक बड़ा सा ना चार्ट था, याद करो। ठीक, और उसको याद करने की ट्रिक भी शायद थी कुछ। ठीक है ना,
ये 10th में था। हाँ, हार्मोन्स वाला भी एक था। ठीक, इसको याद रखो, विटामिन वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन सा है देख चेक करो। राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं, बोलो। राइबोफ्लेविन। कल एक काम करके आना सब लोग, ये वाला पूरा बना के आना, ठीक है। एक वाइट पेपर पर पूरा लिस्ट बना के आना, ठीक है ना। चार्ट में सारे विटामिन के विटामिन, उनके रासायनिक नाम, उनके सूत्र क्या हैं, अब बाकी चीज़ें लेना देना नहीं, स्रोत वगैरह वो तो सब लिख ही लोगे, ठीक है। यही मेन चीज़ यही है, ठीक। ये 10th मिल जाएगा, बुक में है बहुत सारे, 10th में 9th में सब किताबें मिल जाएगा, ठीक। अभी के लिए चेक करो, देखो क्या है ये, कौन सा, कौन है, सर्च करो। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। अरे वो मॉडल पेपर उसमें नहीं है, राइबोफ्लेविन। हाँ B2 ना, याद रखो अभी के लिए, बाकी इसको बना लो, ठीक है। राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2, ठीक। सूत्र क्या होता है, हाँ B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। इसको बना लेना पूरा, ठीक। चलो हो गया ना ये। आगे देखो राउल्ट, अगला क्वेश्चन देखो, सुनो पहले। अगला क्वेश्चन है राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमाएं बताइए। ये तो लिखवाई दिए है ना। राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, समानुपाती होता है। समझ आया नहीं आया। अब फार्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर, हाँ, स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक। सीमाएं क्या है, सीमाएं इसकी यही है, विलयन ज़्यादा सांद्र नहीं होना चाहिए, और विलयन में विलेय का संगुणन द्विगुणन ये सब नहीं होना चाहिए, वियोजन संगुणन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दो सीमाएं बहुत है, दो ही पूछा है इसमें। क्या चीज़, हाँ वही चीज़, अभिकारक उत्पाद में कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसको तैयार कर लेना, तो थ्योरी है। चलो उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है एक अवाष्पशील पदार्थ 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए। करवाए थे ना इसको भी, बोलो, करवाए थे ना इसको, बोलो। अरे भी कल परसों में विलयन वाले में ना, ये वाला करवाए थे ना, वही वाला फार्मूला कौन सा, डेल्टा टीवी बराबर 1000 KB छोटा W बटे स्मॉल m बड़ा W ना, ठीक है ना, रख दोगे आ जाएगा। चलो ये वाला हो गया है। उसके बाद देखो थर्ड वाला, थर्ड क्या है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। चलो ये वाला करवाते हैं। क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल। ये विद्युत रसायन का क्वेश्चन है ना। चलो देखो, तो इसमें ना क्या दिया है, देखो इसमें ना एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, कैडमियम +2 1 मोलर, ये साल्ट ब्रिज का सिंबल है। उसके बाद Ag प्लस 1 मोलर ऑब्लिक Ag, ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यू दी गई है, क्या, कैडमियम +2 से कैडमियम 1 मोलर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रोड विभव 0.040 वोल्ट। उसके बाद Ag प्लस से Ag इसका दिया गया है प्लस 0.80 वोल्ट। चलो इसको सॉल्व करो, करो इसको एक बार ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ फिर, ठीक। क्या करना है इसमें, मतलब इससे निकालना है ना, नहीं इससे निकालना है, इससे निकालना। इससे बराबर क्या होता है, E0 सेल माइनस फॉर्मूला क्या होता है, बोलो फॉर्मूला, बोलो जल्दी से फॉर्मूला बोलो। बुकलेट कहाँ गई, बुकलेट निकालो, बुकलेट निकालो। 0 क्या होता है, 59 0.05 क्या होता है, 0.0591। बुकलेट निकालो जल्दी से, फॉर्मूले वगैरह याद तो करो यार। विद्युत रसायन वाला इधर लो, बुकलेट बना नहीं हो क्या, अरे यार है यार, सब फार्मूला वाला 3 बुकलेट बना के डाले तो हैं। 0.0591 क्या मिलता है, 0.0
591 डिवाइड बाई एन इस बार लॉग वाई क्यूब ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन वही चाहे क्यों बोलो चाहे ऑक्सीडेशन वही लिख दो क्या तो लिखते रहे ऑक्सीडेशन अपॉन यही है ना। चेक करो पहले फार्मूले की बुकलेट नहीं बनी है तुम लोग की। हाँ ये तो है ये है। अरे यार मुझे हाँ ये तो है। ये 3 बुकलेट देखो बना के उसमें पड़ा हुआ है, कहे थे ना इसको लिख के पेज में रखो, ठीक है ना। तो शायद बनाया है, समझ नहीं आया। चलो अब ट्राई करो। देखो तो उसके लिए करोगे क्या, पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना। क्या देखो पहले क्या करोगे, पहले ना देखो ये पता करो ई नॉट सेल, पहले ई नॉट सेल निकाल लो। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। कैथोड एनोड कैसे पता करोगे, चलो देखो ये वैल्यू है ना यहाँ पर कैडमियम और सिल्वर दोनों का क्या हो रहा है रिडक्शन ना। ये देखो 60 डिग्री से एक प्रिक क्या थी, लोन RRCP, क्या लोन RRCP, इसका मतलब लेफ्ट में रहेगा ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है ना। लेफ्ट एक है मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट में क्या होता है रिडक्शन, ये क्या हो गया रिडक्शन वाला, ठीक है। एनोड कौन होगा, लेफ्ट वाला, मतलब ये क्या हमारा है एनोड, समझ आई नहीं आया। कैथोड कहाँ है, राइट में, ये क्या है कैथोड। तो सिल्वर वाले में से इसको क्या कर दो घटा दो, सिल्वर वाला कितना है ये मतलब 0.80 वोल्ट माइनस, फिर एक माइनस देखो माइनस है ना, ये वैल्यू माइनस में है, माइनस 0.40 कितना आएगा 80 प्लस 0.40 कितना आएगा 1.20 वोल्ट, समझ आए नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो तो रख दो, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल कितना है 1.20 माइनस एन की वैल्यू कितनी है देख लो, ये +2 का डिफरेंस आ रहा है ना, कितने चार्ज का डिफरेंस आएगा 2 का, यहाँ क्या रखोगे। अच्छा ये 2 रख के निकाला नहीं गया था, चेक कर लो पहले फॉर्मूला अच्छे से, इधर लाओ देखो तो सही। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑक्सीडेशन कितना है मोल कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका, जो रिड्यूस हो रहा है उसका, ठीक है ना। कंसंट्रेशन दे दिया 1 मोलर देखो इधर जो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है ये वाला ना, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये कौन क्या हो रहा है रिड्यूस, ये 1 मोलर, ये भी 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया ना, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा log 1 मान 0, तो log 1 आ जाएगा, तो log 1 का मान क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन था, यहाँ पर रिडक्शन था, यहाँ 1/1 तो 0 हो गए थे, पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, तो आंसर पे ही आना चाहिए, तो आएगा आंसर पे, समझ आई नहीं बोलो, आंसर तो इसका है नहीं, मॉडल पेपर है, समझ आई नहीं है बोलो। फार्मूला याद रखो, फार्मूला में अरे वो हाफ सेल के लिए, यहाँ फुल सेल है, चलो उसको समझा देंगे किस रहेगा। तो जब हाफ सेल रहता है तब, ठीक है। ये देखो ना, और देखो यहाँ में ऐसे आएगा, देखो जैसे मान लो एक मेटल है ना, मेटल है तो मान लो मेटल से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बनेगा ऐसे बनेगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्शन ये है ना। अगर अभी इसका निकालें तो बताओ ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, है कि नहीं। मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ पे एक और होता है, अभी देखो क्या लिखे थे लॉग क्यू लिखे थे ना, ठीक है। लॉग क्यू मतलब जानते हो ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बटे प्रोडक्ट, याद है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला फार्मूला, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है, ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मतलब m+2 ना डिवाइड बाई m, एक होता है ये चीज़ है। अब नॉर्मली एक क्या है, अगर ये सॉलिड जब रहता है उसको हटा के बस 2 लिखना मिलेगा एक तरफ, लेकिन ये फुल सेल है, देखो इसको ऐसे निकाल सकते हो, देखो बता रहा हूँ, इसको ना रिएक्शन को कंप्लीट करो, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ये ऐसे बनेगा ना, कैडमियम प्लस Ag प्लस चार्ज गिव्स क्या है, यहाँ बनेगा कैडमियम +2 और ये क्या है, ये तो है ना, बोलो सही है ना। अब इसका निकालो, इक्विलिब्रियम में है, अगर देखो याद हो 11th में पढ़ाए थे क्या रासायनिक साम्य, है ना, बोलो ये रिवाइज करते आ गया
देखो यूपी बोर्ड भले सब चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन अगर तैयारी करोगे ना, यूपी बोर्ड बताया था ना, इस बार जो है फार्म तुम लोग भर देना है। पहला CUET, दूसरा BHU और तीसरा इलाहाबाद। ये 3 फॉर्म ना सब लोग भर देना जरूर, भूलना मत, ठीक। और पेपर के बाद ना 1-2 महीने बचेंगे, 1-2 महीने ना रहना तुम लोग, ये सारी चीज़ें ना पूरा रिवीजन करवा देंगे, आराम से हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। जितना पीछे पढ़े हो वो सारी चीज़ें रिवीजन कर लोगे, निकल जाएगा। अब उसके लिए कहे थे ना सारी चीज़ें पढ़ो, इंटर तो मान लो निकल, इंटर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको क्या लिखोगे, अगर याद करो क्या बोले थे कि इक्विलिब्रियम बराबर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का है क्या, कैडमियम +2 और ये है Ag डिवाइडेड बाई Ag। उसके बाद इधर क्या रहेगा, कैडमियम, और यहाँ पे क्या रहेगा Ag पॉजिटिव। याद करो, हाँ ये तो रहेगा। अब एक चीज़ याद करो, देखो एक चीज़ क्या बताए थे, जब कभी ये कंसंट्रेशन वाली चीज़ निकाली जाती है तो ये हमेशा किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में। और सॉलिड वालों को हम नेगलेक्ट से कोई, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनमें कंसंट्रेशन होती ही नहीं है। सांद्रता किसको देखो, जब सांद्रता पढ़ते हो तो किसका निकाल दो, बिलेयर की ना, मतलब वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो जो चीज़ ठोस है उसकी कहाँ सांद्रता हो गई। तो अगर ये ठोस है, साइड में क्या होता है, सॉलिड रहता है, ये एक्वस, ये सॉलिड। आयल वाली चीज़ें हमेशा एक्वस होती हैं, और जो ऐसे लिखी है वो क्या होगी, सॉलिड। वैसे जब रिएक्शन में कहीं मिलेगा तो वहाँ पे देखो लिखा रहता है ब्रेकर में ऐसे, ठीक है ना, यहाँ AQ लिखा रहता है, यहाँ पे AQ। तो सॉलिड वाली चीज़ें हटा दो, बच क्या रहा है कि EQ बराबर Cv+2 डिवाइड बाई Ag+। वैसे अभी एक चीज़ और इसमें करना था मुझे, वो किया नहीं, बैलेंस भी करना था ना। बैलेंस अगर करते यार तो बन जाता है यहाँ पे 2, यहाँ पे ठीक, वही यहाँ पे 2 रखे थे इसी वजह से, समझ नहीं है। और अगर ऐसे 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या है, पावर, समझ नहीं है। तो ये चीज़ है, लेकिन इससे क्योंकि 2 तो हम यहाँ इन्वॉल्व करके इससे हम केवल रिड्यूस ऑक्सीडाइज लिखते हैं ना। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला डायरेक्ट फार्मूला पूरा नहीं लगाते। तो अब देखो ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ऑक्सीडाइज कौन हुआ था बताओ, कैडमियम वाला ना, देखो ये ऊपर है ना, ये ऑक्सीडाइज और ये तो वही चीज़ है। चाहे यहाँ पे लिखो log Q, चाहे यहाँ लिखो ऑक्सीडाइज रिड्यूस, या फिर और भी कुछ था ना वहाँ पर, और भी तरीके, कई तरीके होते हैं लिखने के, समझा नहीं है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे log 1 आया तो log 1 आएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, पूरे वैल्यू 0 आएगा, समझा नहीं है। बोलो सारा एक तरफ से ना सारी चीज रिवीजन करो। चलो आगे देखो, प्रथम कोट प्रक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। अभी हम कल बताया इसको लिख के याद करके आने के लिए, ठीक है। बोलो नहीं ना, चलो अभी पिटाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद चलो इसको बाकी बात करवाइए, ठीक है ना, बाकी बात करो, टाइम हो गया। लो पहले थोड़ा चलो सॉल्व करो इसको। आ रहा है, बताएं इसको। नहीं आ रहा है, बताना पड़ेगा। ट्राई करो, हो सकता आ जाए। चलो तो देखो मैं समझा रहा हूँ, समझो। जो लोग कर रहे हैं ठीक है, जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा समझो ध्यान से। देखो पहले ना, देखो एग्ज़ाम में अगर कोई सवाल आती है तो पहले उसको ना ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक वो समझ में ना आ जाए। अगर समझ में नहीं आती है तो इतना बार पढ़ो सवाल याद हो जाए, ठीक है ना। 2 काम करना चाहिए, अगर नहीं आता है तब, ठीक। तो एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20%, लेकिन बोर्ड में एग्जाम में नहीं, ठीक। नहीं आती है छोड़ दो, दूसरा आगे बढ़ो, ठीक है ना। हाँ, तो एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण में कितना टाइम लगेगा। कह रहा है प्रथम कोट की अभिक्रिया है 10 मिनट, ये देखो टाइम दिया है। 10 मिनट में कितना पूर्ण होती है, 20% पूर्ण होती है। मतलब 100 में 20 पूर्ण हो जाती, बचती कितनी होगी फिर, 80% बच जाती होगी ना। मतलब अगर कंसंट्रेशन ये इतना पूर्ण हो रहा तो मतलब फाइनल कंसंट्रेशन रहेगा कितना, 80%, मतलब बचता होगा। तो देखो इतना समय है और इतना क्या है, कंसंट्रेशन। तो एक काम करो, पहले ना जैसे ही प्रथम कोट की अभिक्रिया नाम आए तो पहले इसका फार्मूला लिख दिया करो। फार्मूला क्या होता है, K = 2.303 डिवाइड बाई T, उसके बाद लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन A और फाइनल कंसंट्रेशन A-X, या फिर और करके या ऐसे भी कर सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। लेकिन घटाने की जरूरत, यहाँ घटाना पड़ेगा ना, 80, 100 में से 20 तभी तो 80 मिलेगा, तो इसलिए ये वाला बेटर रहेगा। तो जब भी अगर दिखे
प्रथम कोट ये अगर दिखता है क्वेश्चन में तो सबसे पहला काम ये करो कि ये फार्मूला इसका लिख दो, ठीक। और एक फार्मूला और लिख दो, जरूरत पड़ती है हाफ लाइफ वाला भी, वही दो यूज में आई जाता है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब क्या क्या देखो गिवन है इसमें, के नहीं है, उसके बाद देखो पूछ क्या रहा है इसमें, अभिक्रिया के 75% होने में टाइम कितना, 75% जब पूर्ण होगा तो बचेगा कितना, तो 100 में 75 घटाओगे तो आएगा 25% पे, मतलब कह रहा है 25% में समय निकालो। तो देखो समय और ये टाइम है और कंसंट्रेशन, तो यानी कि के की जरूरत पड़ेगी। अगर टी निकालना है तो के चाहिए और के निकालना है तो टी चाहिए। टी जो है मिलेगा पहले वाले में, टी मिलेगा ना। तो एक काम करो, जो पहला वाला ये डेटा दिया है इससे के निकाल लो, ठीक। तो के निकाल लो, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी, समय कितना लगा था 10 मिनट। उसके बाद क्या करो लॉग ए इनिशियल कंसंट्रेशन, कह रहा है देखो परसेंटेज में दिया है तो मतलब क्या हुआ, रिएक्शन की स्टार्टिंग में पूरा 100 रहता होगा ना, पूरा यानी 100%, और a माइनस एक्स 100 अगर a है तो कम कितना हुआ है 20% पूर्ण हो चुका है, तो 20 घटा दो इसमें से, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया। तो अब इसको ना सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा 10 से भाग कर दे इसमें तो आ जाएगा 23, भाग कर रहे हैं ना यार, 0 ना 0.2303, ठीक। लॉग और देखो ये हो गया 100 मतलब 100/80 कितना, ये आएगा 80 ना, 0 कैंसिल यानी 10/8, तो इसको काट दो क्या आएगा 5/4, मतलब हमें 2 लॉग की वैल्यू चाहिए, 5 की और 4 की। तो log 5 बाई कितना आ गया 4, तो इसको लिख सकते हो क्या 0.2303 log 5 माइनस log 4। फार्मूला याद है ना log a/b वाला, log a/b बराबर log a माइनस log b। तो log 5 और 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। एक काम करो, याद है किसी को, चलो बताओ log 5 की वैल्यू क्या होती है, बोलो जल्दी से। 6991 ना, 6991, और 4 की वैल्यू बताओ 0.6020, 6020 ना, 6020, हाँ 3010 होता है ना 2 की, तो 2 का जितना होता है उसी डबल कर दो, बताए थे ना। लॉग की वैल्यू याद रखो इसकी 2 की, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और 7, बस ये 3-4 वैल्यू यही याद रखो, ठीक। तो ये वैल्यू चलो रखते हैं यहाँ पर, कन्फर्म है ना, ये लिखे हो नहीं लिखे हो, वैल्यू है ना, हाँ 69913, मुझे कन्फ्यूजन है, देख लो चेक कर लो एक बार। तो 0.2303 लॉग, तो वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.6991 घटा दो इसमें से 0.6020, तो 0.23, हाँ इसको मैं एक अप्रॉक्सीमेट 23 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 0 के बाद इसको हटा के बस इतना ही रख रहा हूँ। उसके बाद अब इसको घटाओ तो कितना आएगा 0.09 और 71, ठीक है। अब इसी को ना मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करो जल्दी से, हाँ 6989 होता है कन्फर्म, 6989, तो 6989, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 9 यहाँ पे आ गया 6 या 9, इनका गुणा करो, चलो मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, दशमलव को 2 3 4 हो जाए, 0.024 होना आना चाहिए मेरे साथ, तो गुणा करो। कितना आया, लेकिन अगर बीच में माइनस लगा, अगर प्लस लगा है तो इसको भी वैसे, लेकिन माइनस लगा है तो क्या करोगे सभी चिन्ह बदल, जैसे पहला तो 0.0, हाँ 2 3 बार, चलो इसको क्या लिखते हैं हम 1 2 3 22.2 गुणे 10 की घात माइनस कितना 3 लिख सकते हैं ना ऐसे, बोलो इसको ऐसे लिख देना 22.3 गुणे 10 की घात माइनस 3, 22.2 गुणे 10 की घात माइनस 3 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये हो गई हमारी के की वैल्यू, ठीक है ना। अब के की वैल्यू मिल गई है तो अब इस पे निकालना पड़ेगा, तो फिर से फार्मूला लगा दो। अब क्या लिखोगे, टी को यहाँ रखो, के को यहाँ, टाइम निकालना है ना,
तो टी बराबर 2.303 अपॉन क्या हो जाए के की वैल्यू मिल गई कितना 22.2 गुणे 10 की घात -3 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100। ठीक, फाइनल कंसंट देखो 100 में से 75 घटाए थे कितना आया था 25। तो यहाँ पे आएगा 2.303 22.2 गुणे 10 की घात -3 लॉग ये देखो 25 चौका 100 लॉग 4 की वैल्यू देखो पता है सबको ना 2.303 इंटू 0.6020 डिवाइड बाई 22.2 और ऊपर 10 घात 3 ऊपर चला गया 10 घात -3 बन जाएगा 10 घात 3। तो अब यही ना सॉल्व कर लो, ठीक है, कर लोगे इसको। तो देखो ऐसे 3 इसमें से मैं हटाया था, इसमें से 3 लगभग 1 निकालो, देखो कितना आता है। इसको करो, कैलकुलेट करो इतना। ये तो मान लो 602 हो गया पूरा। ये हो गया 2.303 इंटू 0. ये तो अगर इसमें से गुणा कर दें तो आ गया ये पूरा 602 बटे 22.2। चलो ये करो, चलो क्या हाल चाल है वहाँ का? कैसे 3 ठेले चला यार? अच्छा हाँ, चलो देखो कितना आएगा 62 लगभग मिनट, हाँ इतना मिनट आएगा लगभग। अब मिनट को मिनट में लिखो, सेकंड की कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है ना। तो लगभग 62 मिनट आएगा, ठीक। हाँ चलो देखो, तो ये नया क्वेश्चन था। एक प्रथम कोट की क्रिया है 10 मिनट में ना 20% पूरी होती है, ठीक। तो कह रहा है 75 में कितना टाइम लगेगा। तो 10 में जब मतलब 10 मिनट में जो 20% पूरी होती है उसमें निकाल लो के की वैल्यू ऐसे, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है प्रथम कोटि का, के की वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा कितना। जब के की वैल्यू मिल जाए तो ये 75% में निकाल लो, क्योंकि के की वैल्यू मिल गई है तो टी निकाल लो। तो टी बराबर फार्मूला ये हो जाएगा, इनिशियल मान लो 100 और उसके बाद 75, 100 में 75 माइनस करो कितना बचेगा 25। तो 100 अपान कितना 25 यानी 100 बटे 25। तो 25 चौका 100 लॉग कितना आ जाएगा 4, लॉग 4 की वैल्यू रख दो 0.6020, ठीक। और वैल्यू करके सॉल्व करो आ जाएगा 62 मिनट। मतलब 2 बार यही फार्मूला लगाना है। एक बार इससे निकालो के, जब के मिल जाए तो फिर मिल जाएगा हमको टी। क्योंकि देखो अगर कंसंट्रेशन दिया है तो ये या तो टी और के में से हमको एक चीज़ चाहिए होता है। अगर टी दिया है तो के निकाल सकते हैं, पहले वाले का टी दिया था तो के निकाल लिए। अब दूसरे वाले के लिए के मिल गया है तो टी भी निकल जाएगा। समझ आई नहीं है? अरे यार देखो फार्मूला क्या होता है, लॉग प्रारंभिक सांद्रता अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक हम 100 मानेंगे ना, क्योंकि देखो परसेंटेज में दिया है 20% पूरी हुई, 20% पूरी हुई मतलब 100 में 20 पूरी बचे कितना 80। तो वही है 100 माइनस 20 करोगे तो 80 आएगा ना। चाहे डायरेक्ट लिख दो, चाहे ये फार्मूले से लिख दो, चाहे ऐसे कर दो, इससे कर दो, ठीक है। तो सॉल्व करो के वैल्यू मिल जाएगी, फिर ये रख दो क्या मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो बुकलेट वो लाओ, क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व हो दो हमको। चलो कल कहाँ तक हुआ था? पहला पेपर हल करा रहे थे ना, शॉर्ट वाले हो गए थे। अच्छा ये करवा रहे थे ना, ये वाला। चलो यहाँ तक हुआ था ना। प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 लक्षण लिख के आए हो ना। चलो बोलो पहला लक्षण बताओ। और एक होती है यार, और इकाई पर सेकंड होती है, पर सेकंड यूनिवर्स। और बस 3, एक और बताओ। इसकी अर्धार निकाल दो। इसकी अर्धार होती है 0.693 अपान के, ठीक हो गया। समझ आई नहीं है? कुल मिला के जो पढ़े हो डेरिवेशन वगैरह वही तो है। सांता की घात 1 होती है, कोट जो है 1 होती है, ठीक है। अर्धायु इसकी जो ये होती है। अर्धायु के अलावा और भी निकाल सकते हो, टी हाफ के अलावा टी क्वार्टर हाफ टाइम निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें चलो ये सब थ्योरेटिकल है, इसको याद कर लेना। चलो इसके बाद देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है सब पास। ये क्या बोलते हैं अनसॉल्व, हिसाब ले लो। देखो एक उधर दे दो, कोई एक अनसॉल्व उधर कर दो किसी के पास अगर हो एक्स्ट्रा तो।
चलो देखो क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन दिया है H2SO4 94% W/V है, इसका घनत्व दिया गया है और इसकी मोललता निकालनी है। ठीक, इसको मिटा दें, ये वाली सवाल लिखे फिर मिटा इसको। इसको कर लेना फिर से, ये क्वेश्चन है ये। ठीक, वो जो बुकलेट नहीं थी वो क्या बोलते हैं शॉर्ट्स में, केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें देखो 5-6 सवालें थी, उसमें से है एक। ठीक, ट्राई कर लेना फिर से, नहीं आता फिर समझाएंगे। सवालें आनी चाहिए, ठीक, तो यही सब सवालें तो आएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ ये है 2 का 3 का है। क्या दिया है H2SO4, देखो वैसे डायरेक्ट पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, H2SO4 है कितना 94% W/V। ठीक, और इसकी डेंसिटी दी गई है घनत्व क्या दिया है इसका 1.84 ग्राम पर ml। ठीक, अब इसकी निकालनी है मोललता बस। ठीक है ना, चलो देखो तो 2 चीज़ें हैं, ध्यान समझना। कर लोगे इसको ना, वैसे पर विलियन तो कर ही लेते हो मेरे हिसाब से। देखो H2SO4 कह रहा है 94% W/V, तो V मतलब किसके, ये है विलायक के लिए, विलियन के लिए, सॉरी ना, V किसके लिए, विलियन के लिए ml में, और ये क्या है विलेय का ग्राम में होना चाहिए। तो इसका मतलब कह रहा है 94% W/V का मतलब 94 ग्राम H2SO4 100 ml के विलियन में है। पर 100, ये 100 इसके लिए, ये इसके लिए, और ये किसके लिए, H2SO4 के लिए होता है। ठीक, तो देखो 94% W/V का मतलब होता है 94 ग्राम H2SO4 है और 100 ml क्या है, विलियन। अब समझ आया, तो इससे ये पता चला। और उस विलेन का घनत्व भी कितना दिया गया है 1.84 ग्राम पर ml, ये इसका घनत्व है, किसका, इस विलयन का। और जिस विलयन किसी चीज़ का अगर घनत्व और ये क्या आयतन है ना, ये विलयन क्या आयतन है, ये क्या है आयतन ना, और घनत्व आयतन दिया हो तो द्रव्यमान मिल जाएगा। विलयन का 94 ग्राम H2SO4 है, लेकिन घोलने के बाद जो विलयन बना उसका कितना ग्राम है, वो निकालने के लिए क्या करो, इससे निकाल लो। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन हमारे पास तो क्या है, आयतन भी है द्रव्यमान भी है, तो द्रव्यमान निकाल, द्रव्यमान बराबर क्या हो, आयतन गुणे घनत्व, यही होगा ना। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। तो निकाल लो, घनत्व है 1.84 ग्राम बटे ml, ग्राम पर ml, मल्टीप्लाई करो कितने 100 ml, तो ml से ml कट गया। अब इसको गुणा करो, आ जाएगा 184 ग्राम। मतलब पूरे विलयन कितना है, विलयन का वजन 184 ग्राम, विलेय कितना घुला है 94 ग्राम। घटाओगे तो कितना आएगा, घटाओगे तुम्हें पता चल जाएगा पानी कितना है, वाटर में घोला गया है ना। तो घटाओ, 4 में 4 गए 0, 18 में 9 गए, यानी कि 90 ग्राम क्या हुआ, इसका मतलब 90 ग्राम पानी है। समझ आया नहीं आया, पानी 90 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड 94 ग्राम। तो अब निकाल सकते हो मोललता। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर विलेय का मोल, विलेय का मोल यानी ये 94 ग्राम है ना विलेय, तो 94 बटे कितना 98, अनुभार कितना होता है इसका, विलेय का मोल निकालना है ना, तो मात्रा बटे अनुभार, मात्रा 94 ग्राम, अनुभार कितना होता है 98, गुणे कितना 1000 बटे विलायक का भार, ये मिल गया है कितना 90, यही तो निकालना था मेन चीज़। अब कर दो इसको, तो ये 98 नीचे लाएगा ना, 94 गुणे 1000 बटे 98 गुणे 90। अब यही सॉल्व कर लो, बूढ़ा भाग कर लो, देखो कितना आता है, ये आंसर होगा।